प्यारे बच्चे, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो तकलीफ होती है बच्चों को वो होती है केवल कन्वर्जन्स में। और यहां पर कन्वर्जन्स हमारे पास में है एक्सरसाइज 11.17 का अल्कोहल्स फिनॉल्स एंड ईथर चैप्टर से। यहां पर अल्कोहल और फिनॉल का यहां रिएक्शन लिया गया है। ठीक है, अब यहां पर क्या है कि जब भी आप कोई रिएक्शन करते हो तो दो तुम्हारे पास हिंट रहते हैं। एक तो कोई ना कोई नेमिंग रिएक्शन होगा जिसको आइडेंटिफाई अगर कर लोगे तुम तो डायरेक्ट उसका आंसर लिख सकते हो, प्रोडक्ट बना लोगे आराम से। दूसरा, अगर कुछ ऐसा नहीं है तो रिएजेंट देखो कि हमारे पास रिएक्टेंट के साथ में कौन सा रिएजेंट प्रेजेंट है और वो रिएजेंट का इफेक्ट क्या है। तो रिएजेंट का इफेक्ट अगर आप लोग सही ढंग से पढ़ लेते तो आराम से क्वेश्चन बन जाएगा। जैसे कि यहां पर है ऑक्सीडेशन हो रहा है प्रोपेन 1 ऑल का विथ एल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट के साथ। तो पोटेशियम परमैंगनेट अगर अल्कालाइन यहां पर हमारे पास में है तो आपको पता होगा ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर ये है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो है वो किसी प्राइमरी अल्कोहल को डायरेक्टली कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर देता है। तो ऑक्सीडेशन तो हो रहा है अल्कोहल का, प्रोपेन 1 ऑल है, ये अल्कोहल है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, लेकिन रिएजेंट बताया कि यहां पर ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडेशन नहीं है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन है, क्योंकि एजेंट हमारा स्ट्रॉन्ग है। तो अल्कोहल का अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है और स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन होता है तो डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो ध्यान दें यहां पर प्रोपेन 1 ऑल है यानी कि CH3 CH2 CH2 OH है। जब यहां पर इसका हम लोग ऑक्सीडेशन करेंगे, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडेशन हो रहा है अल्कालाइन पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में, तो डायरेक्टली ये जो CH2OH यानी प्राइमरी अल्कोहल का ग्रुप है ये COOH में कन्वर्ट होगा विद द रिमूवल ऑफ अ वाटर मॉलिक्यूल। यहां से वाटर मॉलिक्यूल रिमूव होगा, ये दो ऑक्सीजन यहां से बैलेंस करेंगे। ठीक है, यहां पर H2O यहां से रिमूव हो गया, H2O यहां से रिमूव होगा और ये ऑक्सीजन यहां पर जाएगा तो COOH बनेगा, CH3 CH2 COOH। ये बन गया प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड क्या बन गया? ये प्रोपेनोइक एसिड, ये प्रोपेन 1 ऑल था। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी प्राइमरी अल्कोहल होगा उसका अगर अल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट देखोगे तो तुम सिंपल CH2OH ग्रुप को COOH ग्रुप में कन्वर्ट कर देना, बस इतना ही लॉजिक है। ठीक है ना। अच्छा, ब्रोमीन इन कार्बन डाइसल्फाइड विथ फिनॉल। फिनॉल का रिएक्शन आप लोग Br2 ब्रोमीन से करते हो, ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाता है। फिनॉल का रिएक्शन ब्रोमीन से दो चरणों में हो सकता है। पहला चरण में अगर हम लोग रिएजेंट में CS2 लेते हैं, ब्रोमीन को अगर हम लोग CS2 में लेते हैं, सॉल्वेंट है CS2 यहाँ पर, तो ये जो है ब्रोमीन का इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन जो होगा वो मतलब कि क्या कहते हैं, ब्रोमिनेशन का एक्सटेंट कम होता है, यानी हमारे पास जो है प्रोडक्ट दो तरह के बन जाते हैं, यानी कि मोनोब्रोमिनेशन होता है फिनॉल का, यानी कि ब्रोमीन आइदर बेंजीन में बस एक ही जगह जुड़ेगा। और आपको पता है कि फिनॉल ग्रुप में जो है, ये जो फिनॉल हमारे पास में है, फिनॉल का जो OH ग्रुप होता है ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है। ठीक है ना, यहाँ पर लोन पेयर है तो ये ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप होता है। तो ब्रोमीन जो होगा Br+ जो निकलेगा इलेक्ट्रोफाइल, वो या तो 2 पर अटैक करेगा या तो 4 पे, नहीं ऑर्थो कंपाउंड बनाएगा या फिर पैरा कंपाउंड बनाएगा। लेकिन अगर ये ब्रोमीन इन वाटर होता तो वाटर के कारण से एक्सटेंट ऑफ ब्रोमिनेशन यहाँ पर बढ़ जाती है, जिसमें कि एक ही बेंजीन रिंग में, फिनॉल के बेंजीन रिंग में तीन पोजीशन पर जहां पॉसिबल है इलेक्ट्रोफाइल अटैक करना, 2 4 6 यहां पर पॉसिबल है, सब जगह ब्रोमीन जुड़ जाएगा अगर वाटर रहता तो यहां पर ब्रोमीन का हम लोग यहाँ पर ब्रोमिनेशन कर रहे हैं किसका? फिनॉल का Br2 के साथ CS2 के प्रेजेंस में। तो यहां पर हमारा प्रोडक्ट जो बनेगा वो बनेगा मोनोब्रोमो बनेगा यहां पर, तो ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल बनेगा या फिर यानी कि दोनों ही बनेगा, ऑर्थो ब्रोमोफिनॉल और पैरा ब्रोमोफिनॉल बनेगा यहां पर। ठीक है, प्लस यहां से HBr निकल जाएगा, बैलेंस कर देंगे यहां पर 2 से। ठीक है, तो यहां पर ये जो हमारा प्रोडक्ट होगा, आपको पता है स्टेरिक रिपल्शन या हिंड्रेंस की वजह से जो है यहां पर ये ऑर्थो प्रोडक्ट माइनर बनता है, लेस स्टेबल है, और ये हमारा मेजर बनता है पैरा प्रोडक्ट मोर स्टेबल, ये होगा। तो मेजर कंपाउंड ये हो गया, माइनर ये हो गया। ठीक है, अच्छा, डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड का भी कुछ ऐसा ही कहानी है। नाइट्रिक एसिड से क्या होता है? NO2+ इलेक्ट्रोफाइल निकलता है, ये भी इलेक्ट्रोफिलिक
सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ही आता है। तो यहाँ पर जो है अगर हम लोग डाइल्यूट यानी कम एक्सटेंट में यहाँ नाइट्रेशन करते हैं तो आपका मोनो नाइट्रेशन होता है, या तो ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा। अगर आप यही कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लेते तो एक्सटेंट ऑफ नाइट्रेशन बढ़ेगा, तो वहां पर कंसंट्रेशन बढ़ाते जाओगे तो होगा क्या, कम कंसंट्रेशन रखे हैं तो मोनो नाइट्रो जुड़ रहा है, कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे 40% लगभग तो वहां पर हो जाएगा तुम्हारा डाइनाइट्रेशन होगा, यानी कि एक ही बेंजीन पर 2 NO2 ग्रुप जुड़ जाएंगे। और अगर और भी कंसंट्रेशन बढ़ा देंगे 80% कर दिए कंसंट्रेशन, तो वहां पर जो है तब 2,4,6 ट्राई नाइट्रो यानी कि तीनों नाइट्रो ग्रुप एक ही बेंजीन पर लटक जाएगा और हमारा जो है 2,4,6 ट्राई नाइट्रोफिनॉल बनता है, ये पिक्रिक एसिड कहलाता है। तो यहाँ पर हमारा जो है ना डाइल्यूट HNO3 है, समझेंगे यहाँ मोनोनाइट्रेशन, समझे बात को ना, कम एक्सटेंट है तो नाइट्रेशन भी कम होगा। तो यहाँ पर फिनॉल का रिएक्शन हम लोग यहाँ पर करा रहे हैं। फिनॉल हमारे पास ये है, जब इसको हम लोग डाइल्यूट HNO3 के साथ कराते हैं रिएक्शन, और ये होता है डाइल्यूट H2SO4 के प्रेजेंस में, ठीक है ना। तो यहां पर HNO3 जो टूटता है वो इस तरह से, HNO3 इस तरह से टूटता है, ये OH माइनस NO2 प्लस इस तरह से ये टूटता है, ठीक है ना। तो यहां पर NO2 प्लस इलेक्ट्रोफाइल जो है एक बार जाएगा ऑर्थो पोजीशन पर, तो ये ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल बनेगा, प्लस एक बार जाएगा ये पैरा पोजीशन पर, तो ये पैरा नाइट्रोफिनॉल बनेगा, पैरा नाइट्रोफिनॉल ये बन जाएगा। पता ही आपको कि ये पैरा है तो ये यहाँ पर स्टेबल है, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है तो लेस वोलाटाइल होगा, मोर स्टेबल होगा। ये हमारा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ पर बनेगा तो ये हमारा लेस स्टेबल होगा, ज्यादा वोलाटाइल होगा, वहां पर वो वोलाटाइल कम होगा, स्टेबिलिटी ज्यादा होगी, यहाँ पर ये वोलाटाइल ज्यादा होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो ये यहां बनता है, प्लस निकलता जो बाय प्रोडक्ट में वो H2O निकलता है, ठीक है ना, बैलेंस कर लेना। ट्रीटिंग फिनॉल विथ क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH, फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और KOH से कराते हैं तो ये रिएक्शन आपको याद होगा रेमल-टैमन्स रिएक्शन है, रेमल-टैमन्स रिएक्शन है। और रेमल-टैमन्स रिएक्शन का हमने NCERT के ही न्यूमेरिकल में हमने पूरा मैकेनिज्म दर्शाया है, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पर डायरेक्ट कन्वर्जन देता है तो मैकेनिज्म देने की वहां जरूरत नहीं है। अब नेमिंग रिएक्शन तो बड़ी आसानी से तुमको याद हो जाएगा। यहाँ पर नेमिंग रिएक्शन आपको ख्याल होना चाहिए, एकदम एकदम जुबान पर आपका होना चाहिए नेमिंग रिएक्शन की किस नाम के रिएक्शन में क्या होता है। तो फिनॉल का रिएक्शन क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब होता है तो इसको रेमल-टैमन्स रिएक्शन बोलते हैं। इसमें 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है जिसको सैलिसल्डिहाइड बोलते हैं। फिनॉल का रिएक्शन जब क्लोरोफॉर्म CHCl3 प्लस एक्वस KOH के साथ जब होगा तो यहां पर जो है ऑन हीटिंग ये देगा हम लोग को 2 हाइड्रोक्सी, ये हम लोग यहाँ पर OH लगा दिए, यहाँ पर CHO डाल दिए, ये बन गया 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड प्लस यहां से निकलता है KCl प्लस निकलता है यहां से H2O, ठीक है ना। तो ये यहां पर जो है 2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, इसको सैलिसल्डिहाइड भी बोलते हैं, ये यहां से ऑब्टेन्ड होता है। ये हमारा रेमल-टैमन्स रिएक्शन का स्टेटमेंट था, ठीक है ना। इसका अगर मैकेनिज्म की बात करो तो मैकेनिज्म भी इसका बतलाया है आपके इसी चैप्टर के एक्सरसाइज या इन टेक्स्ट में, याद तो नहीं आ रहा लेकिन आपने अगर सॉल्व किया है NCERT यहां तक पहुंचे हैं तो जरूर आप उस सवाल को सॉल्व करके आए होंगे जहां पर रेमल-टैमन्स के बारे में बढ़िया से पूछा गया था, और उस एग्जांपल में हमने पूरा मैकेनिज्म भी इसका दर्शाया हुआ है, ठीक है। तो कन्वर्जन में जरूरी नहीं मैकेनिज्म को दर्शाना, आप लोग मैकेनिज्म अगर पूछा जाएगा तो आप लोग मैकेनिज्म लिखोगे। ओवरऑल वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, डेफिनेटली समझ में आ गया होगा सारा क्वेश्चन, ठीक है। और तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, दोस्तों में शेयर भी करना। एग्जाम आ रही है, बेस्ट ऑफ लक आपके लिए।